तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस जो JKSSB ने अपलोड किया था गाइज, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया हुआ है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का कंपोनेंट है। लगभग 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो इस कंपोनेंट में से आएंगे। तो गाइस किसी भी कंपोनेंट को शुरू करने से पहले उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ ली जाए तो गाइस वो पूरा कंपोनेंट बहुत इजी हो जाता है। तो गाइस इस प्रकार से सिलेबस था ये ऑफिशियल। पहले तो इन्होंने जो नोटिस निकाला हुआ था सिलेबस के लिए गाइस, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K भी था, लेकिन रिवाइज्ड नोटिस में सिर्फ यही बदलाव किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K को रिमूव करके उसकी जगह उसको रिप्लेस किया गया है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ की प्रोविजंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो गाइस हम सारा सिलेबस जो है कोशिश करते हैं कि वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाए। लेकिन गाइस इसी प्रकार की सीरीज में आज मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो गाइस क्या होती है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग? इसका वेटेज जो है 30 मार्क्स का होगा और ये पूरा क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का होगा, जिसको आपने 2 घंटे तक जो है इसको कवर करना है। यानी इसका टाइम ड्यूरेशन इस एग्जाम का 2 आवर्स का होगा। तो गाइस क्या होती है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, सब इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो उस सब्जेक्ट का वो नाम क्यों है। जैसे आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस सब्जेक्ट का नाम क्या है। और आज हम अगर अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग शुरू करने जा रहे हैं, एक प्रकार का कंपोनेंट है जो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में यही उठता है कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो गाइस इकोनॉमी और ये जो अकाउंटेंसी है लगभग काफी सारे टॉपिक्स जो हैं आपके ओवरलैप करेंगे। अगर आपने इकोनॉमी अपने स्टेट पीएससी या आप यूपीएससी के लिए पढ़ चुके हैं तो काफी सारे कंसेप्ट्स आपको इकोनॉमी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर दूसरे शब्दों में मैं अगर ये बोलूं कि अकाउंटेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमी, तो ये गलत नहीं होगा। तो गाइस अकाउंटेंसी क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो गाइस अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। तो गाइस ये जो अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है ये कुल मिला के बिजनेस के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक प्रकार की एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कुछ प्रॉफिट के नजरिए से देखा जाता है। क्योंकि आज अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद ये चीज आपको प्रॉफिट पहुंचाएगी। तो गाइस सिमिलर क्या सिचुएशन ये अकाउंटेंसी कहती है कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। कि कोई भी एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंडर कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी कोई रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, लेबर लगी हुई है, फिर उसकी सेलिंग की जा रही है, तो ये सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, इसकी रिकॉर्डिंग करनी, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करनी कि एक्सपेंडिचर जो है वो रॉ मटेरियल को खरीदने में कितना लगा है, उसमें जो लेबर लगी है वो कितना लगा है, और उसमें सेलिंग कितनी हुई है। इस प्रकार की क्लासिफिकेशन जब आप अलग अलग रखते हैं और ये क्लासिफिकेशन एक रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रिपोर्ट करते हैं किसको, जो उस बिजनेस का ओनर है, या आप उसको पब्लिक करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? अकाउंटेंसी। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस इस प्रकार की जब एक स्टेटमेंट बनेगी आपके पास, एक अकाउंट बनेगा, तो वो अकाउंट क्या बतलाएगा, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक्स हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन खुद है, तो उस कंपनी का, उस बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कितना वो उसने प्रॉफिट कमाया, कितना उसने लॉस बनाया, या कौन से आइटम पर, कौन सी प्रोसीजर पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। इस सारे रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? अकाउंटेंसी कहा जाता है। द की अकाउंटेंसी टास्क आर रिकॉर्डेशन को जैसे नोटिंग डाउन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक साइड पे आप नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि इस काम के ऊपर इतना खर्चा हुआ है। उसके बाद क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग। तो गाइस एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि मानिए कोई एक बिजनेस कंपनी है, कोई एक बिजनेस चल रहा है, उसमें एक प्रकार का अकाउंटेंसी के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है।
वो क्या रिकॉर्ड है कि अगर कोई मानिए एक मालिक है, कोई ए मालिक है, तो उसके आगे 3 सर्वेंट्स हैं एक्स वाई जेड। तो गाइस एक्स वाई जेड का क्या काम है कि कौन सा मटेरियल आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें क्या क्या यूज हो रहा है और उस पर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इस सारे रिकॉर्ड को बनाना और फिर जो ओनर होगा उसको बताना, उसको रिपोर्ट करना। तो इसी को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को अकाउंटेंसी की प्रोसेस कहा जाता है। गाइस कोई अगर एक बिजनेस है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मानिए कि कोई अगर वो कॉटन मिल है तो वहां पर कॉटन को परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल उस बिजनेस पॉइंट तक लाने के लिए 5 व्हीकल्स लगे हैं और उनका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है, उनका किराया 50,000 बनता है। गाइस ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है एक, और उसमें कॉटन को बनाने में जो पावर का कंजम्पशन होता है वो 50,000 यूनिट्स का कंजम्पशन होता है और उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत 1 लाख है। तो गाइस इसी प्रकार से वाटर या लेबर जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो इन सब का रिकॉर्ड बनाकर रखना। और ये रिकॉर्ड पहले तो रिकॉर्ड बनाना और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन करना कि किस पर कितना लगा है, और फिर ये सारी रिपोर्ट ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देना। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को अकाउंटेंसी कहा जाता है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि कुछ की टर्म्स होंगी, जैसे बैलेंस शीट हो गई, इसके बाद जो इनकम स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, फिर कुछ जनरल टर्म्स भी होंगी। तो गाइस बैलेंस शीट क्या है हम ये भी देखेंगे, और बैलेंस शीट के अंडर जो अलग अलग टर्म्स आती हैं ये सारी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, इक्विटी, इन्वेंटरी, लायबिलिटी। तो गाइस क्या होगा कि ये सारी की टर्म्स आपको एक क्वेश्चन के रूप में आएंगी, लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द टर्म अकाउंटेंसी, कि इन ये जो आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन एक प्रॉपर डेफिनेशन देती है अकाउंटेंसी की। तो गाइज आपको जब तक इसका कंसेप्ट, इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है वो इजी सा आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो गाइज ये सारी जो कंसेप्ट्स हैं, की टर्म्स हैं, आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट टर्म्स कि इनकम में वो तो ये जो हमने देखे कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बिजनेस में कोई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है, इन सब के रिकॉर्ड के लिए ये टर्म्स यूज होंगी। लेकिन अगर ये मॉनेटरी वैल्यू के आई से देखा जाए, पैसे के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्रकार की टर्म्स भी हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो गाइस ये अगर आप इसे जनरल इंग्लिश की टर्म में देखें तो इसका ये मतलब निकलता है कि जो चीजें कंपनी ने या बिजनेस ने बनाकर बेच दी हैं उनकी कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमी या अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में, अकाउंटेंसी की भाषा में इसका टोटल अलग मतलब है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, एक्सपेंस क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, नेट इनकम क्या होता है, नेट मार्जिन क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। तो गाइज ये सारी जो हैं ये दोनों चीजें आज हम देखेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि कुछ जनरल टर्म्स होती हैं वो इकोनॉमी और अकाउंटेंसी में यूज होती हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का जो पहली की टर्म है। सबसे पहले अकाउंटेंसी क्या होती है। देखिए अकाउंटेंसी का मतलब मैं आपको समझा बैठा हूं। अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस, कि किसी भी एक बिजनेस के अंडर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो कोई चीज बिजनेस के अंदर आ रही है या जा रही है, या उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन या इस्तेमाल हो रही है, तो इस सब के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। It provides feedback to management regarding the financial results and status of an organization. The key accounting tasks are recordation, noting down, classification and reporting. तो गाइज ये हम डिटेल में देख बैठे हैं कि किस प्रकार से एक बिजनेस के अंडर क्या हो रहा है, सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन करने की क्रिया को अकाउंटेंसी कहा जाता है। अब सेकंड में क्या है कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो गाइज आपके सिलेबस में ही यही है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है कि किसी भी, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनको एक रजिस्टर के फॉर्म में या एक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में तैयार रखना, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। जैसे बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, कि बिजनेस में अकाउंटेंसी का जो पार्ट है उसमें सबको रिटन फॉर्म में रखना, उसको बुक कीपिंग कहती हैं। और किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे एक बिजनेस ने कितनी परचेजेस की हैं, कितनी सेल्स की हैं, कितनी रेवेन्यूज है उसका, उसकी कितनी रिसीप्ट्स हैं,
या फिर वो कितनी पेमेंट्स दे चुका है या अभी पेमेंट्स पेंडिंग है, तो किस प्रकार की सारी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी वैल्यू के रिगार्डिंग इसमें रखी जाएगी, किसमें, बुक कीपिंग में। एंड पेमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल पर्सन आर एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉर्पोरेशन। तो गाइस किसी भी प्रकार की आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप पूरी जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखते हैं कि कितनी मेरी सैलरी है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, कितना फ्यूचर के लिए बचा कर रखा हुआ है, तो गाइस ये सारी टर्में जो हैं ये बुक कीपिंग के अंडर आती हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए अकाउंटिंग वो होती है कि जिसे आप एक प्रकार का रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और आप रिपोर्ट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में इससे थोड़ा सा अलग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें आपके पास एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस होगी कि आपको रोज की जो है अकाउंटिंग अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको मंथली करनी है, एनुअली करनी है। आपको जो मालिक को रिकॉर्ड बताना है वो छोटी छोटी एक्टिविटी का नहीं बताना है, बल्कि पूरे वीक में क्या हुआ प्लस माइनस करके आपको ओवरऑल जो आउटपुट है इस प्रकार की देनी। तो गाइज ये हर एक बिजनेस में या हर एक कंपनी में जो अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Financial accounting is a specialized branch of accounting that keeps track of a company's financial transactions। कि कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम किस प्रकार से हो रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस सब को एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस के अंडर जब मेंटेन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। Using the standardized guidelines, the transactions are recorded, summarized, and presented in a financial report or financial statement such as an income statement or a balance sheet। तो गाइस इस सारी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद जो है प्लस माइनस करके कि कितनी इनकम आई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना रॉ मटेरियल पर इस्तेमाल हुआ है, कितना सर्विसेज या लेबर पर या ट्रांसपोर्टेशन पर, इस प्रकार की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद समराइज्ड किया जाता है कि इसमें हमारा एक्सपेंडिचर इतने लाख हुआ और इसमें जो है हमारी सेलिंग इतने इतने लाख हुई है और इतना हमें नेट प्रॉफिट बन रहा है। तो गाइस इस प्रकार की सारी अगर एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस के अंडर अकाउंटिंग की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गाइस ये आपको की टर्म याद रखना है, स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस। अब अकाउंट्स पेएबल ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी पूछे जाने की संभावना है। तो गाइस अकाउंट्स पेएबल क्या होता है, अकाउंट्स पेएबल इंक्लूड ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस हैज इनकर्ड बट हैज नॉट येट पेड। तो गाइस एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है उसने 100 वर्कर्स रखे हुए हैं, 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो लगातार यूनिट्स बना रहे हैं, कुछ काम करके प्रोडक्शन दे रहे हैं और वो कंपनी जो है उस प्रोडक्शन को बेचकर पैसे अपने पास रख लेती है, लेकिन इन वर्कर्स को अभी उनका हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो गाइस इसे ये जो नहीं दिया जाता है ये अनपेड जो वेल्थ होती है, अनपेड मनी को क्या कहा जाता है, अकाउंट्स पेएबल। This account is recorded as a liability on the balance sheet as it is a debt owed by the company। तो गाइस लाइबिलिटी किसी के ऊपर भी क्या होती है, लाइबिलिटी क्या मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं। लाइबिलिटी क्या होती है कि मानिए एक बैंक है, बैंक में अलग अलग लोगों ने पैसे जमा करवा के रखे हुए हैं। तो गाइस बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि लोगों को उनका पैसा सुरक्षित रखना है और जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये जितना इंटरेस्ट रेट सेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें पे बैक भी करना है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि ये लाइबिलिटी होती है एक कंपनी की, एक बिजनेस की, कि उसे जितने भी वर्कर्स लगाए हुए हैं उनकी जो सेट जितने भी वेजेस प्री फिक्स्ड हैं उनको देना, और अगर वो अभी तक नहीं दिए गए हैं अनपेड मनी, उसको क्या कहेंगे, हम उसको अकाउंट्स पेएबल कहेंगे। तो गाइस इसी के अपोजिट क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल। कि अकाउंट्स पेएबल वो होता है कि जो कंपनी ने उनसे काम ले लिया हुआ है लेकिन अभी पैसा नहीं दिया हुआ है। और सेकेंडरी अगर हम अदर वर्ड्स में इसके अपोजिट देखेंगे तो अकाउंट्स रिसीवेबल वो होता है कि कंपनी ने चीज दे दी हुई है, कंपनी ने सेलिंग कर दी हुई है लेकिन पैसा अभी लेना है। Accounts receivable include all of the revenue sales that a company has provided but has not yet collected payment on it। तो गाइस अगर कंपनी ने, मानिए कि आपके आसपास कोई दुकानदार है तो उससे आप रोज जो है वो करियाने का थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं। तो गाइस अगर आपने उसको अभी तक पैसा नहीं लिया है तो ये उस बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये अकाउंट्स रिसीवेबल होगा, यानी उसका जब भी मन करेगा ये पैसा जो है आपसे वसूल सकता है। तो इसी प्रकार कंपनी या बिजनेस का हिसाब है
कि कंपनी ने सेलिंग तो कर दी हुई है, बिजनेस ने चीज तो दे दी हुई है, लेकिन अभी तक परचेजिंग उससे जो पैसा है वो नहीं वसूला हुआ है। उस जो जो पैसा अभी वसूलने योग्य है उसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। This account is on the balance sheet recorded as an asset that will likely convert to cash in the short term। तो गाइस असेट जो टर्म है ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहती भी है, और ये बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में हमेशा न्यूज में रहती है, और इससे एक क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है। तो असेट क्या है, असेट हम यहां पर देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है। असेट क्या होता है, एनीथिंग द वैल्यू ओन्स दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू। तो गाइस क्या है कि जिस प्रकार से आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो वहां से आप लोन लेते हैं, तो उस लोन के ऊपर पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट रेट होता है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई चीज कि जिसके ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले, प्रॉफिट मिले, उसको एसेट किया कहा जाता है। जैसे बैंक में से आप लोन लेते हैं तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, यानी वो लोन बैंक के लिए असेट है। दिस अकाउंट इज ऑन द बैलेंस शीट रिकॉर्डेड। तो गाइस इसी प्रकार से अगर आपने आपके बिजनेस ने या किसी भी बिजनेस ने जो है पैसा लेना है उसको, तो वो एक प्रकार से एसेट होगा उस बिजनेस के लिए। अब अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, एन एक्सपेंस that been incurred but has not been paid is described by the term accrued expense। तो गाइस जिस प्रकार से अकाउंट्स पेएबल था उसी प्रकार से accrued expense भी एक उसका साइनोनियम है। इसका यही मतलब है कि एक प्रकार का खर्च जो आपने कर दिया हुआ है इन टर्म्स में, लेकिन आपको अभी उसकी मॉनेटरी वैल्यू देनी है, अभी पैसा प्रोवाइड करना है, उसको क्या कहा जाता है, उसको accrued expense कहा जाता है। असेट क्या होता है, असेट एनीथिंग द वैल्यू ओन्स दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू। जो भी कंपनी के पास उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे उसके पास कोई रॉ मटेरियल है, चाहे मशीनरी है, चाहे कोई इक्विपमेंट्स हैं, चाहे उसके पास लैंड है, कुछ भी है, और उसके मौद्रिक मुद्रा जो है मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम असेट कहते हैं। दीज आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम कैश द मोस्ट लिक्विड टू लैंड लीस्ट लिक्विड। तो गाइज ये मोस्ट लिक्विड से लेके लीस्ट लिक्विड, तो सबसे मोस्ट लिक्विड क्या होता है, जो आपका इजिली कन्वर्टेबल हो जाए। तो ये मोस्ट लिक्विड जो फॉर्म होती है वो होती है कैश की। मानिए कि आपके पास कैश है, तो आप मार्केट में जाते हैं तो आप कुछ भी उससे परचेज कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास पोटैटो है, तो पोटैटो अगर आप मार्केट में सेल करने जाएंगे, उसके बदले कोई चीज लेने जाएंगे, तो ये इसकी लिक्विडिटी जो है वो कम होती है, क्योंकि ये आपसे पोटैटो वही खरीद के आपको वो चीज देगा कि इसमें दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, कि उस आदमी को पोटैटो की जरूरत होनी चाहिए और उस आदमी के पास जो चीज है वो आपको जरूरत होनी चाहिए। अगर ये जरूरतें मिलती हैं तो इसी के प्रकार इसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लीस्ट लिक्विड। तो असेट क्या होता है कि असेट मोस्ट लिक्विड, यानी पैसा भी हो सकता है उसके पास, अच्छी कैपिटल, या फिर लैंड भी हो सकता है किसी बिजनेस के पास, लैंड को हम लीस्ट लिक्विड के रूप में देखते हैं। तो गाइस इसके बाद क्या होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा कि अकाउंटेंसी क्या है, पेएबल अकाउंट्स क्या होते हैं, रिसीवेबल। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ऑन all of a company's assets, liabilities and equity as suggested by its name, a balance sheet abides by the equation। तो गाइस बैलेंस शीट क्या होती है कि एक बिजनेस है, बिजनेस में कितने लोग जुड़े हुए हैं, उसने कितना पैसा बाहर दिया हुआ है, कितने असेट्स हैं उसके पास, और कितने लोग उसके पार्टनर हैं, कितने पार्टनर हैं, ये सब इक्विटी में आएगा, और कितने अभी उसने अनपेड मनी है, यानी अभी तक उसने पैसा देना था लेकिन अभी तक वो पेमेंट नहीं की हुई है, तो ये सारी लाइबिलिटीज आएगी। तो गाइस बैलेंस शीट में क्या होगा कि आपके एसेट्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है जिनकी, वो आपके पास एसेट्स कितने हैं इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, आपने लोगों के या किसी के पैसे कितने देने हैं और उसके शेयर होल्डर कितने हैं। तो गाइस अगर इन दोनों में से ये असेट्स की वैल्यू ज्यादा निकलेगी तो इसका मतलब बैलेंस शीट आपकी पॉजिटिव है। अब गाइस देखते हैं कि बुक वैल्यू क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है। तो देखिए बुक वैल्यू क्या है, एज एन असेट इज डेप्रिसिएटेड इट लूजेस वैल्यू। तो गाइस ये क्या है, बुक वैल्यू को समझने के लिए हम डेप्रिसिएशन का पहले कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है कि मानिए आप कोई एक चीज आज व्हीकल खरीदते हैं 10 लाख का, तो आज व्हीकल की कीमत 10 लाख है, लेकिन उसकी 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसकी कीमत 7 लाख रह जाएगी, यानी ओरिजिनल अमाउंट से उसकी 3 लाख रुपया वैल्यू कम हो जाती है।
तो इसी जो वैल्यू कम हो जाती है इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो क्या है बुक वैल्यू? एज एन असेट इज डेप्रिसिएटेड इट लूज इज वैल्यू। द बुक वैल्यू शोज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन असेट। तो गाइस अगर एक बिजनेस में एक इक्विपमेंट, मानिए कोई मशीन लगी है, वो मशीन आई है 5 लाख की, तो गाइस अगर 5 लाख के बाद 1 साल के यूज होने के बाद उसकी कीमत जो है 3.5 लाख या 3 लाख रह जाती है, तो बुक वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? उसकी जो परचेजिंग वैल्यू थी वो नहीं, बल्कि जो ओरिजिनल वैल्यू, उसकी तत्कालीन वैल्यू यानी 3 लाख वैल्यू जो है उसको क्या कहा जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? बुक वैल्यू। Book value can also represent the value of a particular asset on the company's balance sheet after taking accumulated depreciation into account। तो गाइस जितनी भी उसकी डेप्रिसिएशन होगी उसको जब आप ओरिजिनल अमाउंट से निकाल देंगे तो क्या निकलता है पैसे? तो गाइस जो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी उसको हम कहेंगे बुक वैल्यू। तो गाइस इक्विटी क्या होती है? इक्विटी सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं कि मानिए एक बिजनेस है 10 करोड़ का, तो उसमें 5 लोग हैं, तो इक्विटी में क्या है कि हर एक आदमी की जो शेयरिंग है उसमें 2-2 करोड़ है, तो इसी प्रकार की इक्विटी। तो इक्विटी का ये बेनिफिट आपको होता है कि अगर आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट सब में शेयर होगा, अगर लॉस हो रहा है तो भी सब में शेयर होगा। इक्विटी डिनोट्स द वैल्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर लायबिलिटीज हैव बीन रिमूव्ड। तो गाइस इक्विटी में क्या होगा कि मानिए आपके पास आपके बिजनेस की वैल्यू जो है 15 लाख है, लेकिन आपने 5 लाख जो है किसी से लोन लिया हुआ है, वो आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करना है, और 10 लाख जो आपका पीछे बच गया वो आपकी इक्विटी आ जाएगी। तो क्या कह रहा है? रिकॉल द इक्वेशन। असेट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं और उसमें अगर हम इक्विटी को प्लस कर दें तो ये आपका असेट्स बन जाएगा। इफ यू टेक योर असेट्स एंड सब्ट्रैक्ट योर लायबिलिटीज यू आर लेफ्ट विद इक्विटी। तो गाइस इक्विटी का क्या होगा कि आपके पास जो असेट्स हैं उनमें से आपको लायबिलिटीज, मैंने आपको बताया कि 15 करोड़ का बिजनेस है और 5 करोड़ का लोन है, और अगर 15 करोड़ में से हम 5 करोड़ लोन का निकाल दें तो आपके पास 10 करोड़ जो पीछे असेट बच जाएगा, और वही असेट जो है वो आपका क्या होगा? ये आपकी इक्विटी हो जाएगी जो डिविजिबल अमाउंट होता है, विच इज द पोर्शन ऑफ द कंपनी दैट इज ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स। तो गाइज ये जो इक्विटी होती है इसमें अगर तो वो एक बिजनेस एंटिटी है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, तो उसमें लोगों की शेयरिंग होगी, उनको कहते हैं इन्वेस्टर्स। अगर कोई एक ही उसका मालिक या 2 मालिक हैं, कोई ब्रदर हैं या कोई रिलेशनशिप में है, तो गाइज वो उसके ओनर्स आ जाएंगे। तो गाइज इक्विटी का सिंपल शब्दों में क्या है कि एक बिजनेस के मल्टीपल ओनर्स में जब कोई चीज डिवाइड की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही इक्विटी कहा जाता है। तो गाइस इसके बाद क्या है? इन्वेंटरी। तो गाइस काफी सारे हम बिजनेस ऐसे देखते हैं कि जो कंपनीज या कोई बिजनेस होता है वो एक रेडीमेड चीज को खरीदते हैं, यहां पर रखते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। तो इन्वेंटरी इसी से रिलेटेड है। इन्वेंटरी क्या है? Inventory is the term used to classify the assets that a company has purchased to sell to its customers that remained unsold। तो गाइस जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो काफी सारी कंपनीज ने बेचने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया और वो प्रोडक्ट्स अभी तक उनके बिके नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे? इन्वेंटरी। कि बेचने के लिए प्रोडक्ट लाए थे लेकिन अभी बिके नहीं है, दे आर अनसोल्ड राइट नो। तो गाइस जो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको इन्वेंटरी कहते हैं। एज दीज आइटम्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स द इन्वेंटरी अकाउंट विल लोअर। तो गाइस ये इन्वेंटरी अकाउंट आपका कम होता जाएगा जैसे जैसे ये जो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जो खरीदे गए थे ये बिकते जाएंगे। तो गाइस लायबिलिटी क्या होती है? मैंने आपको काफी बार बता दिया। All debts that a company has yet to pay are referred to as liabilities। कि किसी भी प्रकार का कर्ज अगर किसी कंपनी के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर या किसी इंडिविजुअल के ऊपर है जो अभी उसे पे करना है, तो ये एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रकार की लाइबिलिटी है। कॉमन लाइबिलिटीज इंक्लूड अकाउंट्स पेएबल, पे रोल एंड लोन्स। तो गाइज अगर कोई पैसा देना है तो मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट्स पेएबल में आता है, पे रोल अगर इंप्लॉइज की अभी पे देनी है, या किसी प्रकार का लोन किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है अभी वो देना है, तो वो क्या होगा? तो गाइज ये होगा लायबिलिटी। तो गाइज इसके बाद काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम देखेंगे अभी, ये आती है इनकम स्टेटमेंट टर्म्स, यानी इनकी मॉनेटरी वैल्यू है या मॉनेटरी वैल्यू की टर्म्स में इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो गाइज सबसे पहले क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि ये एक टर्म काफी इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के पेपर में, ये मैक्सिमम पूछी जाती है।
तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर द एक्सपेंसेस दैट डायरेक्टली रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। Not included in this category are those costs that are needed to run the business. An example of cost of goods sold would be the cost of materials or the direct labor to provide a service. तो गाइस ये कहने का भावार्थ इसका ये है कि अगर किसी भी प्रकार के एक बिजनेस एंटिटी को शुरू से स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो गाइस देखिए इंग्लिश की अगर लैंग्वेज में हम देखें तो इसका अलग मतलब निकलता है, लेकिन अकाउंटेंसी की टर्म्स में इसका अलग है। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें अगर लेबर की जरूरत है या मटेरियल की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर होगा ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंडर होगा। तो गाइस एक बात और ध्यान रखने के लिए कि जब आपका बिजनेस चल गया तो उसके बाद इन बिटवीन जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंडर नहीं आएगा। गाइस डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इट इज द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर द लॉस ऑफ वैल्यू इन एन असेट ओवर टाइम। तो किसी भी कोई भी आपके पास एक असेट है, मानिए आपने 20 लाख का कोई एक प्लॉट खरीद लिया है, प्लॉट नहीं अगर मैं व्हीकल या कोई एक मशीन खरीद ली है आपने 20 लाख की, तो समय के साथ जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो 5 साल के बाद मानो उसकी वैल्यू 8 लाख कम होगी तो 20 लाख की वो अब 12 लाख की रहेगी, तो ये 8 लाख उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और गाइस डेप्रिसिएशन को निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। जनरली एन असेट हैज टू हैव सब्सटेंशियल वैल्यू इन ऑर्डर टू वारंट डेप्रिसिएटिंग इट। कॉमन असेट्स टू बी डेप्रिसिएटेड आर ऑटोमोबाइल्स एंड इक्विपमेंट। तो गाइस डेप्रिसिएशन मैक्सिमम उन्हीं चीजों की होती है जिनकी एक अच्छी वैल्यू होती है। अब कोई चीज ही 5 रुपए की है तो उसमें डेप्रिसिएशन कितनी एक हो जाएगी। तो गाइस ये आपको डेप्रिसिएशन से क्या समझना है कि किसी भी आइटम में, किसी भी प्रोडक्ट में समय के साथ जो उसकी कीमत कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टर्म देखते हैं इंपॉर्टेंट। एक्सपेंस क्या होता है गाइस, एक्सपेंस होता है एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंस इज एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस। एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस दैट द कंपनी इनकर्स टू जनरेट रेवेन्यू। तो गाइस एक्सपेंस उसे हम कहते हैं जो एक प्रॉफिट की नजर से, यानी हम उस वक्त एक्सपेंस करते हैं कि जब हमें लगता है कि ये एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर करने से हमें यहां से कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस इसी प्रकार के कंपनी के ऑपरेशंस को और डेवलप करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे एक्सपेंस कहा जाता है। एज द पॉपुलर सेइंग गोज, इट कॉस्ट मनी टू मेक मनी, कि पैसे को बनाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा लगाना पड़ता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक सेइंग है, प्रोवर्ब है। कॉमन एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट्स टू सप्लायर्स, एम्प्लॉय वेजेस, फैक्ट्री लीजेस एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। तो गाइस एक्सपेंडिचर कहां कहां पर होता है, अगर किसी की सप्लाई करनी है यानी रॉ मटेरियल आपको अपनी फैक्ट्री में, अपनी बिजनेस में खरीद के लाना है, आपने जो एम्प्लॉयज रखने हैं काम के लिए उनको जो पेमेंट करनी है, या फिर आपने फैक्ट्री का लैंड है या फैक्ट्री को आपने लीज पे लिया है, तो ये सारी चीजें, या फिर जो आपने मशीनरी लगाई हुई है उसकी जो वैल्यू लगातार कम हो रही है, तो ये सारा आपका किस में आएगा, ये एक्सपेंस में आएगा। तो गाइस इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए यही रहती है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट often referred to as a profit and loss is the financial statement that shows the revenues, expenses and profits over a given period of time। तो गाइस क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में आपको एक रिटन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक क्लासिफाइड यानी एक प्रॉपर वे में आपको ये बताना है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, और इन दोनों को प्लस माइनस करके आपके पास प्रॉफिट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना आ रहा है। जब इस प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। Revenue earned is shown at the top of the report and various costs, expenses are subtracted from it until all costs are accounted for, the result being net income। तो गाइस क्या होता है कि जितना भी रेवेन्यू आपकी इनकम हो रही है उसको आप टॉप पे रखते हैं और उसमें से माइनस करते हैं कि कितने खर्चे हो रहे हैं। तो गाइस जब जितनी इनकम आती है उसमें से सारे खर्चे जब निकाल लिए जाते हैं और जो अमाउंट लास्ट में बचता है वो आपको प्रॉफिट होता है, वो नेट इनकम होती है। इस प्रकार की जब स्टेटमेंट बनती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। तो गाइस इसके बाद नेट इनकम क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो आपका रेवेन्यू है उसमें से आप माइनस कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को, जो प्रॉफिट जो आपका लास्ट में बचती है इनकम वो आपकी नेट इनकम हो जाएगी।
नेट इनकम इज द अमाउंट दैट इज अर्नड इन प्रॉफिट्स। तो गाइज नेट इनकम आपकी हमेशा प्रॉफिट्स में ही होगी। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेवेन्यू एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस इन अ गिवन पीरियड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओवरहेड, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो गाइज मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हर एक प्रकार का जो आप खर्चा करते हैं बिजनेस में, और उस खर्चे को निकाल के जो आपका इनकम हो रही है उन दोनों में से, यानी टोटल जो रेवेन्यू आपको आया उसमें से सारे खर्चे निकाल के जो पैसा बचेगा उसे हम नेट इनकम कहते हैं। तो गाइस नेट मार्जिन क्या होता है? नेट मार्जिन इज द परसेंट अमाउंट दैट इलुस्ट्रेट्स द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन रिलेशन टू इट्स रेवेन्यू। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग नेट इनकम एंड डिवाइडिंग इट बाय रेवेन्यू फॉर अ गिवन पीरियड। तो गाइस नेट मार्जिन क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल लेके एक समझाता हूं कि आप एक बिजनेस में, आप मानिए कि 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको जो प्रॉफिट वहां से, मानिए कि आप एक बिजनेस में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप उसको पूरा सेल करते हैं तो आपकी 1200 करोड़ का बिजनेस वो जो है बिकता है, यानी ये जो 200 करोड़ का आपको बेनिफिट हो रहा है यही नेट मार्जिन आ जाएगा। गाइस इसके बाद रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज एनी मनी अर्नड बाय द बिजनेस, कि किसी भी प्रकार का पैसा अगर बिजनेस एंटिटी कमाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रेवेन्यू कहा जाता है। इट इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। इट इज द टॉप लाइन और ग्रॉस इनकम फिगर फ्रॉम विच कॉस्ट आर सब्ट्रैक्टेड टू डिटरमाइन नेट इनकम। तो गाइस रेवेन्यू में क्या होता है कि आपको टोटल ऊपर रेवेन्यू रखना है कि कितना हमारा रेवेन्यू है, कितनी हमें इनकम आ रही है, उसमें से आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितनी डिडक्शंस हो रही हैं, कितने टैक्सेस दे रहे हैं, हर प्रकार के एक्सपेंडिचर को निकालते हैं आप जब, तो उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसे नेट इनकम कहा जाता है। गाइस हमने ये देख भी लिया। तो गाइस इस वीडियो में लगभग इतना ही। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ जनरल टर्म्स, कि ये तो हमने देख ली कि बैलेंस शीट और जो इनकम शीट होती है उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, लेकिन इनके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे आपको क्रेडिट देखना है, डेबिट देखना है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जनरल लेजर क्या होता है, लेजर अकाउंट क्या होते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, एलोकेशन, अकाउंटिंग पीरियड कितने समय का होता है। तो गाइस ये सारी टर्म्स देखने के लिए आपको क्या करना है कि जुड़े रहना है ऑलमाइटी गाइडेंस के साथ, और नेक्स्ट वीडियो को भी देखना है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें। गाइस आप किसी भी प्रकार का सजेशन या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें almightyguidance@gmail.com। इस पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर है ये, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सर्च कर वहां ज्वाइन करना है। गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी सारी जो बुक्स होती हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। गाइस फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। गाइस इसी प्रकार से अगर आप जम्मू कश्मीर में पंचायत के अकाउंट असिस्टेंट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो गाइस आपको क्या करना है, आपको ऑलमाइटी गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर आपको ऑल क्लिक करना है, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन वीडियो के रूप में आपके पास यूट्यूब चैनल पर चढ़ाई जाएगी वो तुरंत एक नोटिफिकेशन या अलर्ट के रूप में आपको आ जाएगी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।